आइए हम लोग बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का। पहले देखते हैं ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है और किस तरह से इसे हमें समझना है, पढ़ना है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होता क्या है कि मान लो आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो टैक्स के अंदर और कोई सामान को आप पहले परचेज करते हो। परचेज किया आपने 1,00,000 का और इनके ऊपर आपने जीएसटी पे किया 18,000 का। टोटल पेमेंट कितना किए होंगे आप? 1,18,000। टैक्स कितना पेमेंट किया? 18,000 का। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप ये परचेज किए, जब आप सेल करेंगे तो कुछ प्रोसेस करेंगे, अपना मार्जिन ऐड करेंगे और इनको आप सेल करेंगे, मान के चलो 1,50,000 का। आप जीएसटी चार्ज करेंगे यदि रजिस्टर्ड पर्सन है तो जीएसटी चार्ज मान लो 27,000 हमने किया। हमें जो टोटल कलेक्ट करना है 1,77,000 कलेक्ट करना है। किससे? कस्टमर से। तो गवर्नमेंट का कहना है कि आप 27,000 पे मत करो, गवर्नमेंट को मत दो। आपने जो टैक्स पे किया है खरीदने टाइम में 18,000 का, इनको आप माइनस करके जो रिमेनिंग 9,000 है ये आपका पेएबल अमाउंट है। तो हमने क्या किया, ये 18,000 रुपये पे 18,000 रुपीज़ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम किया। तो जब हम खरीदने पे कोई टैक्स पे करते हैं तो हमारे पास प्रोविज़न अवेलेबल है कि हम उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है और इन जीएसटी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। तो इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर सेक्शन 16, 17, 18 ये मेन 3 सेक्शन है और 19, 20, 21 ये 3 सेक्शन एडिशनल है। ये एडिशनल सेक्शन किसी पर्पज से लाया गया है, एक एडिशनल टॉपिक की बातें करता है। लेकिन जो मेन आईटीसी के ऊपर हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे वो 16, 17 और 18 यही 3 टॉपिक पढ़ेंगे, 3 सेक्शन पढ़ेंगे। कौन से एक्ट का? सीजीएसटी एक्ट। इस सेक्शन के अंदर में 16, 17 और 18 को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कहाँ पे आपको क्रेडिट मिलता है, कहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलता है, कहाँ पार्सली मिलेगा, टाइम लिमिट क्या होगा, कब मिलेगा, सब के बारे में इनके बारे में बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं, पहले एक समराइज तैयार कर लेते हैं। 16 में सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 है। यही है, 4 सबसेक्शन है। कौन से सेक्शन में? 16 में। ये नॉर्मली बोलता है, 1 बोलता है नॉर्मली, जनरली लाइन होता है कि आपने परचेज करने टाइम में किसी तरह का आईटीसी पे किया है और फिर आप उसको बिजनेस के रिलेशन में आगे बेचने जा रहे हो, तो जो आपने टैक्स का अमाउंट पे किया है, जीएसटी का अमाउंट पे किया है, उनका क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब टैक्स का अलाउ कर रहा है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्या कर रहा है? कंडीशन की बात कर रहा है कि ये 4 कंडीशन है, इन 4 कंडीशन को आप फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो आईटीसी क्लेम करने के लिए। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? ये डेप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर कहता है कि डेप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर कि यदि आपने कोई एसेट्स परचेज किया है और उसका ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है तो आईटीसी का क्या प्रोविजन है उनके बारे में बताया गया। और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 कहता है टाइम लिमिट के बारे में कि कितने टाइम तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो
उनका टाइम लिमिट क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि आपने यदि टैक्स का पेमेंट किया है, जीएसटी का पेमेंट किया है, तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप आईटीसी क्लेम कर लो। सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 क्या कहता है, यह कहता है कि कोई डेप्रिसिएबल एसेट्स था, उसके ऊपर यदि डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो आप इनकम टैक्स के अंदर में, उनका बेनिफिट लेते हो, तो किस तरह से आईटीसी का प्रोविजन है उनको बताएंगे। और सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 क्या कहता है, टाइम लिमिट, कि आईटीसी लेने का एक टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए, यहां तक होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो हम पहले 3 सेक्शन में से एक सेक्शन 16 को अभी कंप्लीट कर रहे हैं, जहां एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी टॉपिक का नेम है, कि कब आप आईटीसी के लिए एलिजिबल होंगे और क्या क्या कंडीशन है जब आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो आइए सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में देखो, नॉर्मली लाइन दिया हुआ है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जैसा बताया गया है एक्ट के अंदर में, एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में, जिन्होंने टैक्स का पेमेंट किया है वो एंटाइटल्ड है क्रेडिट लेने के लिए, चाहे वो गुड्स के ऊपर हो, चाहे वो सर्विसेज के ऊपर हो, या फिर बोथ के ऊपर हो, टू हिम विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। बिजनेस पर्पज से न होना चाहिए तो आप क्लेम कर सकते हैं, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। एंड said amount shall be credit in the electronic credit ledger, जो आपने टैक्स का पेमेंट किया है क्रेडिट आपको उसी टाइम में क्लेम कर पाएंगे जब वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। तो आइए बात करते हैं लेजर का। जो लेजर है, जब आप जीएसटी के पोर्टल पे रिटर्न फाइल करते हैं, वहाँ gst.gov.in पे तो एक ऑप्शन आता है लेजर का। तो लेजर होता है 3 तरह का, एक होता है कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक होता है कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और एक होता है, इनका समरी के लिए एक रजिस्टर्ड मेंटेन होता है। ये 3 दे दिया है कि जितना लेन देन करेंगे वो रजिस्टर्ड में एंट्री होगा, इतना आया इतना गया। ये होता है कैश और क्रेडिट में। क्रेडिट लेजर के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, दोनों को समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद आगे चलेंगे। यदि आप कोई परचेज करने टाइम में टैक्स का पेमेंट करोगे तो वो क्रेडिट लेजर में जाएगा। मतलब मैं कभी भी क्रेडिट लेजर में अमाउंट नहीं डाल सकता। और जब टैक्स की लायबिलिटी बनती है, जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा 27,000 का अमाउंट है, आईटीसी एडजस्ट हो गया 18,000, वो 18,000 आपको क्रेडिट लेजर में दिख रहा है। यदि 18,000 आपने जो पेमेंट किया था वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो 18,000 एडजस्ट हो जाएगा, तो 9,000 का पेमेंट हम गवर्नमेंट को करेंगे। तो डायरेक्टली नहीं पेमेंट होता है, हमें ये 9,000 रुपीज कैश लेजर में ट्रांसफर करना पड़ता है और पेमेंट कैश लेजर के थ्रू होता है। तो कुछ गवर्नमेंट को हम डायरेक्टली कैश में जा रहे हैं तो कैश लेजर में दिखेगा कि हम 9,000 का पेमेंट किए थे, फिर यहाँ से एडजस्टमेंट हुआ था। और जितने हमने परचेज करने टाइम में टैक्स दिया है वो सारे के सारे क्रेडिट लेजर में क्रिएट होंगे। और 16 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 कि आपका क्रेडिट लेजर में पैसा रिफ्लेक्ट होगा, दिखेगा, तब आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो ये कंसीडर था मेनली फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट, 4
कंडीशन के बारे में बात करता है कि ये चारों कंडीशन है तो आप एलिजिबल हैं आईटीसी के लिए। टैक्स इनवॉइस होना चाहिए आपके पास और गुड्स या सर्विसेज रिसीव्ड हो जाना चाहिए। तो बी में 1 2 दे दिया है, एक दे दिया है गुड्स के बारे में और दूसरा दे दिया है सर्विसेज के बारे में। चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो वो रिसीव्ड हो जाना चाहिए। फर्स्ट में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, बी में रिसीव होना चाहिए, सी में इन्होंने दिया, सी में क्या दिया इन्होंने कि टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए। आप उसी टाइम क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे जब एक्चुअली जो टैक्स का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पेमेंट हो जाना चाहिए, चाहे वो कैश के थ्रू हो या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी हो। और फोर्थ है रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। ये चारों कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में 4 पॉइंट हैं, ए बी सी एंड डी। क्लॉज ए कहता है टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, बी कहता है रिसीव्ड होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, सी पॉइंट कहता है कि टैक्स का पेमेंट होना चाहिए और डी कहता है कि रिटर्न फाइल होना चाहिए। यदि इन चारों कंडीशन को आप फुलफिल कर देते हैं तो आप एलिजिबल हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए। ऐसे ही अब हम देखते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 कह रहा है वेदर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट द cost of capital goods and plant and machinery under the provision of Income Tax Act, the ITC on the tax component shall not allowed। इसको हम समझा देते हैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा कि कहाँ क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा, हम उनको देखते हैं। देखिए, आप यदि कोई प्लांट मशीनरी खरीद रहे हैं 1 लाख का, 1 लाख का आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, इसके ऊपर 18,000 का जीएसटी पे किया, टोटल प्लांट मशीनरी 1,18,000 का कॉस्ट आया। आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि ये 18,000 रुपीज जो है, जो आपने जीएसटी पे किया है, उसका क्लेम आप नेक्स्ट मंथ में ले लो और डेप्रिसिएशन चार्ज करो कितना पे, 1 लाख पे। एक तो ये ऑप्शन है। और दूसरा क्या है कि आप आईटीसी का क्लेम मत लो और 1,18,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो जब आप 1,18,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मान लो 10% डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट ए कंडीशन में कितना होगा, बी में कितना होगा, ए में होगा 10% है तो 10,000 और बी में होगा कितना 11,800। तो ए वाले कंडीशन में डेप्रिसिएशन हम का अमाउंट हो गया 10,000 का, 10,000 का, और बी वाले सिचुएशन में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया 11,800 का, 11,800 का। तो इस कंडीशन में आप एक बार लाइन को फिर से पढ़ें। Where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provision of Income Tax Act 1961, the input tax credit on the said tax component shall not be allowed। सिंपल सा लाइन है।
कि यदि आपने जो अमाउंट पे किया है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, पहले ऑलरेडी पे कर चुके हैं और उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो आपको आईटीसी का क्लेम दोबारा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट का रूल यही था कि आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना था कि एक बार बेनिफिट आपने जब कैपिटल एसेट्स खरीद लिया है उस समय यदि बेनिफिट ले लेंगे तो आपको जब बाद में आप चाहेंगे कि इसके ऊपर दोबारा हमें आईटीसी का बेनिफिट मिल जाए जीएसटी के अंदर में, जबकि आपने आईटीसी का बेनिफिट ले चुके हैं कहाँ, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन लगा के, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट यदि ये दिखा रहे हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा आईटीसी का जीएसटी में। यदि डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,000 दिखा रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हैं, तब आप जीएसटी का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 1,18,000 पे, जो कि इतने का अमाउंट है, तो आपको डिडक्शन क्लेम जो है 1,800 इस अमाउंट का क्लेम आपको नहीं दिया जाएगा। इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। सिंपल सा लॉजिक है, या तो आप यहाँ ले लो या वहाँ ले लो, कहीं ना कहीं आपको जहाँ बेनिफिट लगता है आप वहाँ क्लेम करो। आपके ऊपर ऑप्शन दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन आप चाहेंगे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हम इनकम टैक्स में भी ले लें और उसी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हम आईटीसी में भी ले लें, तो उनको रोकने के लिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 की बात कही गई है। अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में क्या है? 4 में टाइम फ्रेम को दिया हुआ है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, इसमें टाइम फ्रेम को दिया है कि ईयर कंप्लीट हो जाता है मार्च में, तो मार्च से लेकर 30 सितंबर तक लगभग 6 महीने का टाइम है, अप्रैल से सितंबर तक। तो या तो ये या फिर एनुअल रिटर्न जब आप फाइल कर रहे हैं, उन दोनों में से जो पहले आ जाएगा उसी तक लास्ट ईयर का आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। आपके पास क्लेम करने के लिए बहुत टाइम दिया। मार्च में ईयर कंप्लीट है, आपके पास अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, तो 30 सितंबर तक जो आईटीसी क्लेम करना है कर लो। अब लास्ट ईयर तक का, मार्च तक का आप एनुअल रिटर्न कब फाइल कर सकते हैं? बिफोर 31 दिसंबर। तो दिसंबर से पहले कभी भी कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है कि हम करने के लिए मई में कर लें, तो कोई नहीं मना करेगा। लेकिन याद रहे, यदि मई में आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो तो आपको जीएसटी जो आईटीसी का बेनिफिट है उस लिमिट से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिलेगा। ये रिस्ट्रिक्शन लगाती है। तो लाइन इस तरह का कुछ होता है कि ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing the return under section 39 for the month of September। मतलब सितंबर महीने का 30 सितंबर का रिटर्न कब जाएगा? 20 अक्टूबर को। 3B की बात कर रहा हूँ, GSTR 3B, जहां हम क्लेम करते हैं। तो सितंबर महीने का रिटर्न जाएगा 20 अक्टूबर को, तो एक डेट ये मेंशन कर दिया, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट पेटेंस और फर्निशिंग रिलेवेट एनुअल रिटर्न, और लास्ट में कर दिया विच एवर इज अर्लियर। अब लास्ट महीने मार्च तक का, 31 मार्च तक का रिटर्न, एनुअल रिटर्न कब जाएगा? 31 दिसंबर लास्ट डेट है। तो 31 दिसंबर या फिर इस रिटर्न फाइल दोनों में दो पहले होगा, उसको कंसीडर किया जाएगा कि उस डेट के बाद आप आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। 3 और 4 में क्या देखा आपने? ये जिनका इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले चुके हैं उनको हम नहीं देंगे, वो एलिजिबल नहीं है आईटीसी के लिए। और टाइम फ्रेम को फोर्थ किया। एक प्रोविजन यहां भी है, इनको देखते हैं क्या है।
ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में भी जो कंडीशंस थे उन्हीं में इस लाइन को मेंशन किया हुआ है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ए रिसिपेंट फेल टू पे द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, मान लो मैं ए हूं और यहां बी है, मैंने सेल कर दिया 1 मई को कि ये आप मुझे दोगे, मैं इनवॉइस दे दिया बी को, रिसीव करने वाला है, इनको सामान मिल गया है 1 मई को, और मैंने क्या किया, अपने रिटर्न फाइल किए और रिटर्न में जो भी था हमारे पास आईटीसी वगैरह उनको क्लेम कर लिया। इनके लिए ये बी के लिए परचेज है, तो इस पे जो टैक्स पे करना था, लेकिन अभी इन्होंने 1 लाख पैसे नहीं थे, 1,18,000, लेकिन इनके पास 1,18,000 का इनवॉइस आ चुका है, ये 18,000 इनवॉइस में शो रखा है कि बी को पे करना है। तो यहाँ रिसिपेंट कौन है, बी है। अब लाइन पढ़िए क्या है कि रिसिपेंट फेल टू पे द सप्लायर, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो चाहे दोनों, अदर देन सप्लायर ऑन द टैक्स इज पेएबल ऑन रिजर्व चार्ज बेसिस, अदर देन रिवर्स चार्ज को छोड़कर, द अमाउंट toward the value of supply along with tax payable there within a period of 180 days। यदि जो डिफरेंस है पेमेंट करने का, बी इनको पेमेंट कब कर रहा है, तो इसमें बोला आप देखना 180 दिन को, 180 days, 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जो कि 1 मई को है, बाय द सप्लायर, एन इक्वल अमाउंट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 18,000 का है, अवेल बाय द रिसिपेंट शैल बी एडेड हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। समझिए बातों को क्या कर रहा है। एक बंदा मेरा दोस्त था, उसने मेरे से सामान खरीदा, मैं उसको इनवॉइस दे दिया, उसने टैक्स का पेमेंट अभी मुझे नहीं किया और न ही मेरे मेन वैल्यू का अमाउंट किया, और बोला 2 महीने बाद 3 महीने बाद दे दूंगा। मैंने क्या किया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आएगा। हमने शो किया था अपने बुक में 1,18,000 का टोटल जीएसटी के साथ मेरा लायबिलिटी था, मेरे पास क्रेडिट भी पड़े हुए थे, मुझे टेंशन नहीं था, इसलिए हमने टोटल सेल को मेंशन कर दिया और हमने रिटर्न फाइल कर दिया। तो रिटर्न फाइल बिना टैक्स के पेमेंट का नहीं होता है, हमने पे कर दिया, फाइल कर दिया। जब मैंने टैक्स का पेमेंट करके फाइल कर दिया तो ऑटोमेटिक उनके क्रेडिट लेजर में ये 18,000 की जो क्रेडिट है वो दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गलती हमने नहीं किया है। हम टाइम से रेगुलरली 20 तारीख को पेमेंट करते हैं और रिटर्न 3B फाइल कर देते हैं। उन्होंने, मेरा दोस्त था, बोल दिया हम दे देंगे 2-3 महीने में पैसा। हमने सोचा चलो 3 महीने में पैसा आ ही जाएगा, हम फाइल कर देते हैं। मेरे फाइल करने के कारण क्या हुआ, उनके क्रेडिट लेजर में जो 18,000 का अमाउंट था वो रिफ्लेक्ट होने लगा। तो हम कंडीशन 2 क्या पढ़े थे, यदि क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होगा तो हम क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए, हमारे फ्रेंड के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है इसमें गवर्नमेंट ने कि यदि 180 दिन के अंदर में वो बंदे आपको पेमेंट नहीं करता है तो उस बंदे को हम ये 18,000 रुपीज लायबिलिटी क्रिएट करेंगे और उसके अकाउंट में हम ऐड कर देंगे along with interest thereon। 6 महीने का इंटरेस्ट भी लगा के उनके जो 18,000 की लायबिलिटी बढ़ेगा, सिर्फ 18,000 नहीं बढ़ेगा, हम 18,000 प्लस along with the interest thereon उनको भी ऐड करके हम रेसिपेंट की लायबिलिटी को क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह की बात किया है। लेकिन लॉजिकली देखो,
गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि उस पर्सन के प्रॉब्लम को बुक्स उसने हमें पेमेंट कब दिया, हो सकता कैश में दे दे, उसका बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस बात की है, हाँ बाई रूल चलेंगे, लीगली चलेंगे तब तो पकड़ में आ जाएगा कि बंदे ने पेमेंट कब दिया है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है। हाँ कल के डेट में चेक होना स्टार्ट हो तो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग उनको पकड़ा जा सकता है कि आप बताओ कि आपने पेमेंट कब किया। वो यदि बोलता है कैश में किया तो सामने वाला मेरे बुक्स में कैश में एंट्री होना चाहिए। लेकिन लायबिलिटी कौन क्रिएट कर रहा है? जिनको हमने सामान बेचा है, जो हमारा फ्रेंड है, उनकी लायबिलिटी बनेगी। और केवल 18,000 की नहीं बनेगी, 18,000 के ऊपर इंटरेस्ट की बनेगी। कब बनेगी? जब 180 दिन के अंदर, जिस डेट को टैक्स इनवॉइस इशू किया गया था 1 मई को, इस 1 मई के बाद 180 दिन के अंदर यदि वो हमें पेमेंट नहीं करता है तो उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और गवर्नमेंट उनसे उसका अमाउंट मांगेंगे कि आप इसका पेमेंट कर दो। इस प्रोविजन को यहां बताया गया है। तो इस तरह से हमने सेक्शन 16 को देखा कि एलिजिबिलिटी और कंडीशंस क्या हैं आईटीसी लेने के लिए। थैंक यू। अब हम बात करते हैं सेक्शन 17 का। सेक्शन 17 करता है कि जो आपके पास आईटीसी अवेलेबल है उसमें कितना क्रेडिट मिलेगा और कितना क्रेडिट नहीं मिलेगा, उनके बारे में। सेक्शन 16 क्या कहता था? 16 कहता था कि हम आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 17 क्या कहता है, तो उनके पोर्शन को बांध दिया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं एक समरी। सेक्शन 17 में सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 5 है और सबसेक्शन 6 है। ऐसे आप तैयार करना ताकि आपको टिप्स पे याद आ जाए। सेक्शन 16 में 4 था। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। और क्या था? 1 कहता था आईटीसी आपको मिलेगा आप बिजनेस कर रहे हो तो। 2 था कि 4 कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए, टैक्स का पेमेंट होना चाहिए और रिटर्न फाइल होना चाहिए। 3 कहता था कोई यदि इनकम टैक्स में ऑलरेडी क्लेम कर चुका है डेप्रिसिएशन का तो उसका आईटीसी क्लेम नहीं किया जाएगा। और 4th टाइम लिमिट के बारे में बात कर रहा था कि इस टाइम के बाद हम आईटीसी आपको नहीं देंगे। ऐसे ही सब जब हम सेक्शन 17 पढ़ते हैं तो सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 5 है, सबसेक्शन 6 है। जो बेसिकली ध्यान देने वाली सेक्शन है वो बस 4 है, 1 to 4। 5 में कह दिया कि कुछ हमारे पास लिस्ट हैं जिनके ऊपर आपको आईटीसी देना ही नहीं है। ब्लॉक क्रेडिट, इनको हम ब्लॉक क्रेडिट कहते हैं। तो ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कितने हैं? तो क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज एफ, जी, एच, ये क्लॉज हैं किनके ऊपर? ब्लॉक क्रेडिट में क्या क्या होता है। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब हो गया गवर्नमेंट बिल्कुल मना कर रही है कि आपको हम क्रेडिट नहीं देंगे। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि ब्लॉक क्रेडिट क्या है, आप लिखो। तो आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए टू एच लिख देंगे। और जो लिखा लास्ट जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट अपने पास पावर रखा है कि जहां आपको और दिक्कत होगा तो हम टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकाल के दिखाएंगे। तो आइए सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 के बारे में बात करते हैं। पहले इनको देखते हैं, फिर हम 5 और 6 के ऊपर चलेंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 1 में क्या गया है, कह रहा है कि मैं एक बिजनेस करता हूँ और मान लो टोटल परचेज किया 1 लाख का। जब हम सेल करेंगे तो 70% मेरा बिजनेस रिलेटेड है और 30% मेरा नॉन बिजनेस रिलेटेड है। तो कह रहा है जो 1 लाख ये टैक्स का अमाउंट जो पे किया था हमने वो है।
तो जो 1 लाख आपने पे किया था, जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी करोगे उसी के लिए आईटीसी मिलेगा, बाकी के लिए नहीं मिलेगा। मतलब हम आईटीसी जो क्लेम कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, 1 लाख का बिजनेस एक्टिविटी कितना 70%, तो हमें आईटीसी क्लेम जो करना है वो 70,000 करना है। 30,000 आईटीसी 30,000 आईटीसी हमारा लैप्स हो गया है, क्योंकि हम नॉन बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। ये किस में लिखा है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है। आइए देखते हैं उस सेक्शन को। छोटा सा सेक्शन है कि वेदर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन partly for the purpose of any business and partly for other purpose, the amount of credit shall be restricted to so much of input tax as is attributable to the purpose of business। केवल बिजनेस से रिलेटेड, मतलब 70,000 हम ले पाएंगे, और नॉन बिजनेस एक्टिविटी में जो हमारा सप्लाई था वो 30,000 नहीं ले पाएंगे। हमने मान लो क्लोथ खरीदा था 10 लाख का और 18% टैक्स दे दिया 1,80,000। अब इसको हम बिजनेस से रिलेटेड बेच रहे हैं और कुछ दान कर रहे हैं, तो दान करेंगे तो वहाँ क्रेडिट नहीं मिलेगा। नॉन बिजनेस एक्टिविटी जो होगा, तो जो हमने टैक्स का अमाउंट 1,80,000 पे किया है, तो उसका जितना परसेंट आप दान कर रहे हो उसका क्रेडिट आप अवेल नहीं कर सकते हो। ये ऐसा लाइन लिखा है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि एक होता है, मैं लेता हूं यहां दूसरा एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल, इसको साइड करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट में माइंड में एक बार बैठ गया तो बहुत इजी है एक्ट को पढ़ना। 2 क्या कहता है कि आपने 1 लाख रुपये टैक्स दिया, जीएसटी पे किया परचेज करने पे। अब आप 2 तरह का एक्टिविटी कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, फर्दर आगे जो कर रहे हो आप, एक कर रहे हो टैक्सेबल सप्लाई और एक कर रहे हो एग्जेम्प्टेड सप्लाई। और जो एक जीरो रेटेड सप्लाई है वो हमेशा टैक्सेबल, जीरो रेटेड सप्लाई हमेशा टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट होता है, इसको माइंड में रखना है आपको। जीरो रेटेड सप्लाई में जब कभी हम सोचेंगे तो सोचेंगे ये टैक्सेबल सप्लाई है, ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं है। अब मान लो 1 लाख का आपने 60% ये किया टैक्सेबल सप्लाई और 40% किया एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो रूल इन्होंने बना रखा है कि यदि आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हो तो उनके प्रोपोर्शनेट आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। किसके लिए मिलेगा, केवल टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई पे मिलेगा और 60% मिलेगा। तो 60% कितना हो गया, 60,000। 40,000 का आपका लैप्स हो जाएगा, क्योंकि आपने कौन सा सप्लाई किया, एग्जेम्प्टेड सप्लाई किया। तो ये लिखा हुआ है 2 में। और 17(3) में क्या लिखा हुआ है कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई को किसको कंसीडर करते हैं, किसे कहते हैं, क्या क्या कंसीडर किया गया है। तो जो 1, 2, 3 हैं वो केवल और केवल प्रोपोर्शनेट की बात कहा है कि बिजनेस से रिलेटेड होगा, नॉन बिजनेस होगा तो बिजनेस वाले का प्रोपोर्शनेट आप क्रेडिट ले लो। टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल या जीरो रेटेड होगा तो उनका क्रेडिट प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिल जाएगा, एग्जेम्प्टेड का नहीं मिलेगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 कह रहा है कौन सा एग्जेम्प्टेड के अंदर कंसीडर है, कौन सा कंसीडर नहीं है। अब इजी सेक्शन है सेक्शन 17 सबसेक्शन 4। 4 कहता है, पहले 3 पढ़ लेते हैं, सॉरी 2 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम 4 पे जाएंगे। तो आइए 2 को देखते हैं। Whether the goods or services or both are used by the registered person partly for the taxable supply, including zero rated supply, under this act or under the integrated goods and services IGST के बारे में बात कर रहा है, and partly for affecting exempted supply, कुछ जो है टैक्सेबल सप्लाई हुआ और कुछ एग्जेम्प्टेड सप्लाई हुआ, and thus at the act the amount of credit shall be restricted to
so much of the input tax as the attributable to the said taxable supply including zero rated supply। केवल टैक्सेबल सप्लाई के लिए मिलेगा और एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए आपको नहीं मिलेगा। और 3 में क्या किया है, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि एग्जेम्प्टेड का क्या वैल्यू होगा, किस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे उनके लिए। 4 इजी है, 4 के बारे में पढ़ते हैं। ये सिंपल दिया हुआ है बैंकिंग कंपनी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनके लिए। तो बैंकिंग कंपनी क्या करती है, कुछ लोन देती है या कोई इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया, इस तरह का एक्टिविटी करती है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनको एग्जेम्प्ट कर रखा है, बहुत सारे टैक्सेबल कर रखा है, और ट्रांजैक्शन बहुत डेली बेस पे होता है, बहुत मोटा होता है। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा रूल दे दिया, ऑप्शन दे दिया कि आप उतने चक्कर में मत जाओ, आप जितना डेली बेस पे ट्रांजैक्शन करोगे उसका 50% क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो। मतलब 50% को एग्जेम्प्टेड मान लो और 50% टैक्सेबल मान लो। इन्होंने एक ऑप्शन के रूप में प्रोवाइड किया 50% का कॉन्सेप्ट, 50% कॉन्सेप्ट। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि आप ऐसी बैंक है, आपका ब्रांच दिल्ली में भी है, आपका ब्रांच फरीदाबाद में है, एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर करेंगे तो सेम पैन नंबर का जो होगा, सेम पैन नंबर, उसको कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा, उसको एग्जम्प्ट ही माना जाएगा, उसको टैक्सेबल का पार्ट नहीं करेंगे। ये 50% क्लेम करने टाइम में इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इन्होंने एक कंडीशन बना दिया, नहीं तो बोला कि आपका मन है तो जैसे सब लोग करते हैं पूरे होल सोल का, आप टैक्सेबल अलग निकालो, एग्जम्प्टेड अलग निकालो, आईटीसी निकालो, उनको प्रोपोर्शनेट बांट लो, आप कर सकते हो। आपको इजी करने के लिए, हल्का में लेने के लिए कि उतना चक्कर में मत जाओ, सीधा जितना आईटीसी है उसका 50% आप क्लेम कर लो। लेकिन वो 50% टाइम में ध्यान रखना कि सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, सेम पैन नंबर के अंदर जो इंटर्ड ट्रांजैक्शन हुआ है उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं तो लोग यहाँ चोरी करने का ज़्यादा, आपको ज़रूरत पड़ा मैं दे दिया, उनको ज़रूरत पड़ा उन्होंने दे दिया, तो इस तरह का ट्रांजैक्शन कर करके और इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया कि शैल नॉट अप्लाई to the tax paid on the supply made by the one registered person to another registered person having same permanent account number। तो 50% का आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट है किसके लिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो ये सबसेक्शन 4 में है। अब स्टार्टिंग में देख लो आप, 1 2 3 4 इजी है। 1 क्या है, बिजनेस नॉन बिजनेस। 2 क्या है, टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड एंड एग्जम्प्टेड। 3 किया है, एग्जम्प्टेड सप्लाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं उनको डिफाइन कर रखा है। 4 किया है, बैंकिंग कंपनी का रिस्ट्रिक्शन किया है, वो 50% तक अवेल कर सकता है बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये 4 सेक्शन थे। मेन जो सेक्शन है ब्लॉक क्रेडिट, एक जो 5 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पे आता है। और इसको आप ढंग से तैयार करना। इसमें बहुत क्लॉज हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं, ई एफ जी एच, इतने सारे क्लॉज हैं ब्लॉक क्रेडिट के लिए। और 6 क्या है, 6 इजी है। गवर्नमेंट ने अपने पास पावर को सिक्योर कर रखा है, उनको जरूरत पड़ेगा तो आपको बता देगा कितना क्रेडिट मिलेगा, कितना क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर्टिकुलर एक प्लांट एंड मशीनरी का एग्जाम्पल दे के बता रखा है कि इस जगह ये है, तो उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लॉक क्रेडिट, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अब हम उसी के बारे में बात करेंगे और क्लॉज को देखेंगे, क्लॉज ए से लेके एच तक, फिर मिडिल पार्ट को देखेंगे। तो आइए ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ये सबसेक्शन 5 क्लॉज ए है, ये इनका पार्ट है, इनका पार्ट है ये क्लॉज ए है जहां मोटर व्हीकल के बारे में बात किया है। और क्लॉज बी इधर नहीं है, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये सी है।
बी ऊपर होगा, सी के नीचे डी है, उसके बाद ई है, एफ है, जी है, एच है, और एच का ही पॉइंट है, ये लाइन एच का ही पार्ट है। और ये 6 सेक्शन 17 सबसेक्शन 6 है, जहां गवर्नमेंट बताएगा कि किस तरह से आपको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके बारे में ये जो फिक्स S2 यहाँ एक एग्जाम्पल देके समझा दिया है। तो इनके बारे में नहीं देखना है आपको यहाँ देखना है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के। पहले इन चारों को कर लेते हैं। ई एफ जी एच एक एक लाइन का है। ई कह रहा है कि गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स पेड अंडर सेक्शन क्या है, कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम को भले डीलर को नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता, आईटीसी। तो आईटीसी नहीं मिलेगा कंपोजिशन स्कीम को, सिंपल एक लाइन का है। एफ कहता है कि गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उनको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर जी कहता है कि कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए कुछ निकालता है, हमने कपड़े खरीदे थे बेचने के लिए, उसमें से खुद यूज कर रहे हैं, पर्सनल कंज्यूम किया जा रहा है, तो उसका आईटीसी हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। हम कपड़े खरीदे थे लेकिन वो खो गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ कर दिए, गिफ्ट दे दिए, तो इस सब के कारण आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। और एच में एक लाइन और है, एच के बाद आई भी है, ये 1 नहीं है, आई है, आई तक है कि यदि आपने एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन 74, 129 और 130, इस प्रोविजन में जनरली फ्रॉड को दर्शाता है कि यदि आपके साथ फ्रॉड हो गया, आप फ्रॉड कर रहे हैं और आपने टैक्स फ्रॉड में पाए गए हैं, आप तो पाए गए हैं, तो जो आपने खरीदा था उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। ये आई में कहा गया है। तो आई जब फ्रॉड होगा तो नहीं मिलेगा। एच जब गिफ्ट से रिलेटेड हो गया, डिस्पोज हो गया, लॉस्ट हो गया, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। पर्सनल कंजम्पशन के लिए आईटीसी नहीं मिलेगा। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को आईटीसी नहीं मिलेगा। कंपोजिशन स्कीम वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सीधा सीधा लाइन दे दिया, ई एफ जी एच एंड आई। तो ए बी सी डी 4 और हैं, उनको देख लेते हैं। पहले सी और डी को देख लेते हैं। सी कह रहा है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाई फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी where it is an input service for further supply of work contract service। कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां प्लांट मशीनरी को छोड़कर बाकी किसी तरह के सर्विसेज के ऊपर जो खर्चे किए जा रहे हैं उनका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। और डी में देखिए, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय ए टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी। सी और डी लगभग सेम है। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ऑलमोस्ट बी और सी और डी सेम है। ओन अकाउंट की बात कहा है यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है। For the purpose of clause C and D, expression construction includes reconstruction, renovation, additional, alteration, repair, जो भी बोल लो आप, रिपेयर वगैरह करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उन पे चाहे फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या रिपेयर का वर्क करवा रहे हो, आपको किसी तरह का आईटीसी अवेलेबल नहीं है। कोई यदि पूछ दे रिपेयर के ऊपर आईटीसी अवेलेबल है तो नहीं अवेलेबल है। क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि सेक्शन डी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी में ऐसा लिखा हुआ है कि हम
ये जो रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशनल, अल्टरनेशन, रिपेयर जो है इन सब को कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे लिए आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। अब क्या है हमारे पास, एक तो ए है और एक बी है। तो ए में मोटर कार से रिलेटेड था कि मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13% including the driver except when they are used for making the following taxable supply: further supply of such motor vehicle, transportation of passenger and importing training on driver such motor vehicle, imparting training on driving such motor vehicle। ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन, मतलब 13 लोगों की बात कहा है, 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर को मिलाकर इनके बारे में बात किया है कि इनको हम ब्लॉक क्रेडिट के अंदर रखेंगे। फिर दे दिया इन्होंने वेसल एंड एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई का नाम दे दिया है। फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड नेविगेशन ऑफ सच वेसल एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन द फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट। ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी होगा इनके ऊपर जो है इनको नहीं रखा गया है। और थर्ड दे दिया, सेकंड दे दिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये क्या था, ऊपर में दोनों पार्ट जो था ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन की बात कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहा है। और यहाँ दिया हुआ है सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विंग, रिपेयर, मेंटेनेंस इज सो फार एज दे रिलेटेड टू मोटर व्हीकल रेफर टू क्लॉज ए एंड क्लॉज AA provided as the input tax credit in respect of the service shall be available, and where the motor vehicle aircraft referred to clause A, clause AA are used for the specific therein, एक goods और एक services। फिर इन्होंने दिया कि whether received by the taxable person engaged, ये engage है मैन्युफैक्चर में मोटर व्हीकल तीनों का, सप्लाई जनरली इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल यूज्ड बाय हिम, ये इसमें इन्वॉल्व हैं तो नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बी वाले पार्ट को हमने थ्रू आउट करके एक बार देख लिया पढ़ के कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है सिंपल सा लाइन, यहाँ 5 में देखो, not with understanding anything contained in subsection 1 of section 16 and subsection 1 of section 18 अभी पढ़ेंगे हम। इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में लिस्ट दे रहा है जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। मोटर व्हीकल जो 13% से नीचे लोग ला रहे हैं और उनका यूज जो है सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल इस तरह इस नेचर का किया जा रहा है तो वहाँ क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट वेसल एंड एयरक्राफ्ट के बारे में बोल रखा है कि इस तरह का एक्टिविटी कर रहा है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के रीजन में भी है कि आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और रिसीव बाय द टैक्सेबल पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चर या सप्लाई में कर रहे हैं तो ये सब एक एग्जाम्पल दे दिया जहां इनको आपको माइंड में रखना है कि मोटर व्हीकल के ऊपर में क्रेडिट नहीं मिलेगा। हम केस जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और बार बार आएगा ये टॉपिक तो हम वहाँ पे और एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाएंगे कि किस पे मिलेगा किस पे नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1
ए क्या कहता है, किस पे, मोटर व्हीकल, बस आप याद रखना मोटर व्हीकल। ऐसे ही बी, अब बी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम आगे चलेंगे। बी में कह रहा है कि द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। बी में पॉइंट बना दिया। फर्स्ट पॉइंट है जो खाने पीने का आइटम है, आउटडोर कैटरिंग है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कॉस्मेटिक है, प्लास्टिक सर्जरी है, लीजिंग है, रेंटिंग है, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, ये एक साथ है। लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग, हायरिंग किसका, मोटर व्हीकल की बात कर रहा है कि इस सब के ऊपर हम आईटीसी नहीं देंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 17 सबसेक्शन बी में है कि फूड हो गया या इंश्योरेंस हो गया या फिर हायरिंग, लीजिंग, मोटर व्हीकल हो गया, इस सब के लिए सबसेक्शन बी बना हुआ है। या फिर एक ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड भी था, तो कुछ कुछ यहाँ था जो आईटीसी नहीं मिलेगा इनके बारे में। ऐसे ही हम लोग यहाँ ए में दिया या डबल ए एक्सेप्ट व्हेन यूज फॉर द स्पेसिफिक देयर लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इनको भी कंसीडर कर दिया कि लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस का भी क्रेडिट हम नहीं ले सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल where an inward supply of such goods services both by the registered person for making outward taxable supply। यदि हम बिजनेस के लिए इनवाइट कर रहे हैं, बिजनेस के रिलेटेड, मतलब आप बर्गर मंगा रहे हो खाने के लिए, बेचने के लिए मंगा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन यदि आप कुछ सामान खरीदने के ला रहे हो अपने होम कंजम्पशन या ऑफिस के लिए खर्चे करने के लिए, तो उस कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। जहां नेचर बिजनेस का होगा वहां मिल जाएगा। तो आइए, इसके बाद हमने क्या देखा, मेंबरशिप ऑफ क्लब होगा, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर होगा, तो यहाँ आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंड टू द एम्प्लॉय ऑन वैकेशन सच एज और लीव और होम ट्रेवल ओकेजन, इसके ऊपर जो भी आईटीसी चार्ज किया जाएगा उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते हैं। फिर वहाँ सेम लाइन दे दिया है कि प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल वेयर इट इज obligatory for a employer to provide the same its employee under any law for the time being in force। यदि कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां बिजनेस कनेक्शन आता है, खुद कंज्यूम की बात नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप यदि कोई लॉ इफेक्ट कर रहा है तो वहां पे आपको मिल जाएगा। सी में था वही वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, डी में भी वही था वर्क कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन रिपेयर रिनोवेशन के बारे में बात किया गया था। ई में हम लोग ने देखा था सेक्शन 10 जो है कंपोजिशन एक्सचेंज वाले को नहीं मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा, पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करेंगे तो नहीं मिलेगा, कुछ खो वगैरह गया है तो नहीं मिलेगा, डिस्ट्रॉय हो गया नहीं मिलेगा, और क्या नहीं मिलेगा, जब फ्रॉड का केसेस होगा, जब उनको सीज किया जाएगा सर्च के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन में भी जो भी सामान पकड़े जाएंगे टैक्स ऑफिसर के द्वारा, उस पकड़े हुए सामान का हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये आई पॉइंट तक है सेक्शन 17 के ऊपर। तो इतना डिटेल्स में जितना मोटर कार को दिया हुआ है आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपल लिखना है फर्स्ट पॉइंट में एक लाइन में कि मोटर कार जिनका कैपेसिटी 13 लोगों से कम है उसके ऊपर आईटीसी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह का लाइन लिख के आपको शॉर्ट में एक पेज में आई पॉइंट तक देना है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज एफ, क्लॉज जी, क्लॉज एच, क्लॉज आई तक। आई में क्या था, जो सी फ्रॉड का केसेस था, सीज कर लेते हैं सामान को, उस मटेरियल पे हमें आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 6 किया था, कुछ ऐसे सर्टेन केसेस हैं जहां गवर्नमेंट खुद बताएगी कि कितना आपको आईटीसी इनपुट क्रेडिट लेना है, कितना नहीं लेना है। एक एग्जाम्पल इन्होंने रखा हुआ है कि जो अर्थ से रिलेटेड फिक्स टू, यहाँ लिखा हुआ है
कि इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स टू अर्थ by foundation or structural support that are used for making outward supply of the goods or services on board and include such foundation and structural support but exclude इन चीज को छोड़कर जो निकलता है कि गवर्नमेंट कह रहा है कि उस चीज को हम आपको प्रेस्क्राइब मैनर में बताएंगे, मतलब जो दिया गया रहेगा फॉर्मेट कि कितना क्रेडिट क्लेम करना है, ये गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि आप डिसाइड करके बताओ कितना का मिलेगा और कितना का नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 6 बस एक ऐसे ही डाल दिया है सेक्शन कि पावर दे दिया है राइट गवर्नमेंट के पास। मेनली जो सेक्शन है वो सेक्शन कौन सा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 क्या बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। सेक्शन 17 टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल में जीरो रेटेड सप्लाई भी आ जाएगा। सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 जो एग्जेम्प्टेड है, नॉन टैक्सेबल के जगह एग्जेम्प्टेड कर दो आप, जो एग्जेम्प्टेड है उनका वैल्यू कैसे निकलेगा। सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए बताया है। यहाँ 50% का कॉन्सेप्ट है, 50% क्रेडिट मिलेगा और ये 50% का ऑप्शन है। और सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्या है ब्लॉक क्रेडिट, जहां बिल्कुल क्रेडिट नहीं मिलेगा। ए में मोटर कार, ऐसे ही बी में क्या था फूड से रिलेटेड था, इंश्योरेंस था, क्लब मेंबरशिप था, ब्यूटी पार्लर था। ऐसे ही सी में कंस्ट्रक्शन था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन। डी में रिपेयर ऑन कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन। ई में क्या था, ई में था सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम था। एफ नॉन रेसिडेंट था, पर्सनल यूज था, पर्सनल यूज माने होम खुद पर्सनल कंजम्पशन के बारे में था। उसके बाद ऐसी तरह से लाइन दिया हुआ था, टोटल पॉइंट कितने तक थे आई तक थे। तो ये इसको कंसीडर करके लिख दोगे तो एक जो एक्ट में लिखा हुआ है उनको यदि लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। और ये टू द पॉइंट लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो बहुत इजी लाइन लिखेगा। देखो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है नहीं समझ में आता है, लोग डायरेक्टली मना कर देते हैं हमें एक्ट समझ में नहीं आ रहा है। देख लो मैं जानबूझ के एक्ट का लैंग्वेज को लेके बैठा हुआ हूं ताकि आपको इजी लगे। सारे टीचर एक्ट के लैंग्वेज से ही उठाते हैं कंटेंट और लिखते हैं। आप डायरेक्ट ये पॉइंट में इतना ही लिख देना, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ये तो कॉमन सब जगह यूज होगा। गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन, जो कंपोजिशन वाले में टैक्स पे किया गया है उसके लिए नहीं मिलेगा। तो इस तरह का लाइन दिया हुआ है, तो आपको इजीली में ये समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा कुछ इसमें सेक्शन 17 में है नहीं। यदि इनकम टैक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट में ध्यान दोगे तो केवल 3 सेक्शन है, 16, 17 एंड 18, जो डीपली पढ़ना है। और बिल्कुल 19, 20 एंड 21 कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, सिंपल है और आप इसको सिंपल तरीके से ही पढ़ोगे। ये पर्टिकुलर किसी एक फोकस एरिया में बात करता है कि इसके केस में हम क्या करेंगे। लेकिन 16, 17 और 18 जो है ये आपको आईडीटी का मेन टॉपिक है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक मेन टॉपिक है। तो इनको आपको बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। चलिए थैंक यू। आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 18। मेरे नज़र में इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सेक्शन हैं वो केवल 3 हैं। तो 16, 17 एंड 18 ये लास्ट सेक्शन है। और ये कितना क्रेडिट अवेलेबल होगा कुछ स्पेशल केसेस में, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। आपको ऐसे देखना है 18(1), 18(2), 18(3), 18(4), 18(5) एंड 18(6। ये सेक्शन 18, 18, 18, 18, 18 ऐसे याद करेंगे ना तो जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, 15 मिनट में लगेगा। ऐसे ही 16 के बारे में, 17 के बारे में, 18 के बारे में।
आपको याद होगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था और 6 भी था। लेकिन यदि हम सेक्शन 16 की बात करें तो सबसेक्शन 1 था, सबसेक्शन 2 था, सबसेक्शन 3 था, सबसेक्शन 4 था। मतलब 6 सेक्शन सबसेक्शन मिला के 4 यहाँ हैं, 6 यहाँ हैं, 6 यहाँ हैं। तो ऐसे यदि तैयार करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इजली आप इनको रिवाइज कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं कि 5 में ये है, 4 में ये है, 6 में ये है, ये इजली याद हो जाएगा। लेकिन 18 यहाँ टाइम लिमिट का बात करता है कि 1 ईयर से ज़्यादा नहीं देने देंगे हम आईटीसी को। जिस डेट को आपने इनवॉइस जारी किया है, इशू किया है, उसके 1 साल तक क्रेडिट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने देंगे। तो अलग अलग प्रोविज़न अलग अलग बात कर रहा है। लेकिन 18(1) में ए बी सी डी 4 अलग अलग क्लॉज हैं और चारों क्लॉज इम्पोर्टेंट है। उनको हम बारीकी से 1 बाय 1 पढ़ते हैं, फिर हम 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे जाएंगे। तो आइए सेक्शन 18 हम स्टार्ट करते हैं। सबसेक्शन 1 है और क्लॉज ए है। 4 क्लॉज हैं, ए बी सी डी। पहले हम ए को कंप्लीट करते हैं, फिर हम बी पे चलेंगे। ए पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर एक्ट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू द रजिस्ट्रेशन। एक्ट में लिखा गया है कि आप जिस दिन थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करते हो, आपको 30 दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन ले लेना है। तो उसमें आपको एरिया बता रहा है, टाइम पीरियड बता रहा है, किस टाइम का आप क्रेडिट ले सकते हैं, किसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तो ये तो एक एरिया हो गया कि जिस दिन आप लायबल होते हो उनके 30 दिन के अंदर में, फ्रॉम द डेट ऑन विच बिकम लायबल टू registration and he has granted such registration shall be entitled to take credit of input tax in respect of input tax held in stock, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो सेमी फिनिश्ड हो या फिनिश्ड हो, ऑन इमीडिएट। ये इम्पोर्टेंट है। आपको क्रेडिट उसी का मिलेगा जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, उसके ठीक 1 दिन पहले जो आपके पास स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, चाहे वो WIP का है, चाहे वो फिनिश गुड्स का है, उसके ऊपर क्रेडिट मिल जाएगा। बस यही लिखा हुआ है ए में। आइए अब बी में क्या लिखा हुआ है। बी में कह रहा है, ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा था 30 दिन का, और ये वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। कह रहा है जो सबसेक्शन 3 ऑफ 25 है, ये वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन है। ये पर्सन भी अपने स्टॉक 1 दिन पहले जो स्टॉक है, इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डे ऑफ ग्रांट रजिस्ट्रेशन, जो आपके पास रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है, इनके ऊपर जो स्टॉक में पड़ा हुआ है रजिस्ट्रेशन लेने के दिन में, उसके ऊपर ITC मिल जाएगा। मतलब ए और बी सेम है, ए है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन और बी है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। कब मिलेगा ITC? जिस डेट को हम रजिस्ट्रेशन लेंगे उनसे ठीक 1 दिन पहले जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, WIP का है, फिनिश गुड्स का है, उनके बारे में दिया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए है हमारा और बी है, एक है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के बारे में और बी है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के बारे में। दोनों में ही रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स पे आपको क्रेडिट अवेलेबल है, जो ठीक 1 दिन पहले होगा। अब आते हैं हम सी और डी पॉइंट को देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। सी पॉइंट को देखिए। सबसेक्शन 1 सेक्शन 18 क्लॉज सी, वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ऑलरेडी हम टैक्स में रजिस्टर्ड थे। ये लो, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हूं।
मैं अपना रजिस्ट्रेशन को छोड़ रहा हूं, रजिस्टर्ड हूं तो आईटीसी के लिए अवेलेबल था, छोड़ देंगे, सीज कर देंगे, वापस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो आईटीसी हमें मिलेगा? आईटीसी नहीं मिलेगा। तो बस उसी से रिलेटेड लाइन है कि वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। अच्छा, ये लो एक लाइन और ऐड कर दिया। रजिस्टर्ड पर्सन था कंपोजिशन डीलर वाले में, अच्छा लाइन है, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन था, तो कंपोजिशन वाले को मिलेगा ये आईटीसी? नहीं मिलेगा। कहाँ पढ़े? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ था कि जो 5 में कौन सा था? ई। इसमें लिखा हुआ था कि जो कंपोजिशन स्कीम वाले होंगे उनको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ था। Where any registered person ceases to pay tax under section 10, he shall be entitled to take credit of input tax in respect of input tax held in stock, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, WIP हो, फिनिश गुड्स हो, on the day immediately preceding the date which he become liable to pay tax. He become liable to pay tax under section 9 provided that credit on capital shall be reduced। जितना दिन तक रहा था वो कंपोजिशन में उतने दिन से कम हो जाएगा। आइए, इसमें ये केस है कि पहले आप कंपोजिशन डीलर वाले थे तो आईटीसी नहीं ले सकते थे, आपने इनको छोड़ दिया कि मैं रेगुलर में आना चाहता हूं जी, तो रेगुलर टैक्सेबल पर्सन को आईटीसी मिलेगा? यस मिलेगा। किस डेट से मिलेगा? जिस दिन उन्होंने अपने आप को रेगुलर में किया है उस टाइम हम स्टॉक देखेंगे, वहाँ रॉ मटेरियल भी होगा, फिनिश गुड्स भी होगा, WIP भी होगा। यदि कोई कैपिटल गुड्स है तो उसके आईटीसी को हम प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, कितने दिन कंपोजिशन डीलर था और कितने दिन रेगुलर है, तो कंपोजिशन जितने दिन था उतने दिन का नहीं मिलेगा, बाकी जो बचा होगा उसको एज ए रेगुलर में हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में लिखा हुआ है। क्लॉज डी में क्या है कि एग्जम्प्टेड सप्लाई वाले पहले थे आप, कि वेयर एन एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय द रजिस्टर्ड पर्सन बिकम ए टैक्सेबल सप्लाई। पहले आप एग्जम्प्टेड थे तो आईटीसी मिल रहा था, तो एग्जम्प्टेड वाले को तो आईटीसी मिलता नहीं है। ये कहाँ पड़े हैं? सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 में, 17 और सबसेक्शन 5 में एग्जम्प्टेड वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जम्प्टेड से वो आ गए अब टैक्सेबल सप्लाई में। तो इमीडिएटली प्रोसीडिंग 1 डे में जो आपके पास स्टॉक है उसके हिसाब से रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स पे मिल जाएगा, लेकिन जितने दिन एग्जम्प्टेड थे वो प्रोपोर्शनेट आपको कम करना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स होगा तो सेम लाइन इसमें भी लिखा हुआ है। तो आप ऊपर देख लो, तो ये क्या था? नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, और C&D क्या है? C है कंपोजिशन डीलर यदि टैक्सेबल डीलर बनता है तो, और D है यदि एग्जम्प्टेड पर्सन है, एग्जम्प्टेड सप्लाई वाले यदि ये टैक्सेबल सप्लाई बनते हैं तो इनको रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स का क्रेडिट तो मिलेगा, लेकिन कैपिटल गुड्स के केस में प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा, चाहे वो एग्जम्प्टेड का केस हो चाहे वो कंपोजिशन स्कीम वाले केस हो। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 18 को एकदम बारीकी से आप लिखेंगे तो अच्छा भी लगेगा और समझ भी आएगा। अब आइए सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 पे चलते हैं, क्या कहता है? कराए ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। आपको पहले बताया गया फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस ड्यूरिंग टू सच सप्लाई। यदि कोई भी पर्सन है, आज हम इनवॉइस जनरेट करते हैं
मैक्सिमम 1 साल तक आप क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यदि आप बिजनेस का इंटाइटल चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, मर्जर एमलगेशन लीज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक बिजनेस से दूसरे में जा रहे हैं, तो क्या आईटीसी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इनके ऊपर है। तो यहां लिखा हुआ है कि अलाउ है, ये अलाउड है, अलाउड टू ट्रांसफर, आपका जो आईटीसी है वो नेक्स्ट को ट्रांसफर हो जाएगा। 4 में बात करते हैं, ये भी सेक्शन 10 का आ गया। पहले 10 में हम क्या पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, कोई कंपोजिशन डीलर है, उनको आईटीसी नहीं मिलता था, अब वो रेगुलर में आ गया तो आईटीसी मिलेगा। अब ये भी सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 भी क्या है, कंपोजिशन डीलर के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है उनको देखते हैं। वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल ऑफ इनकम टू क्रेडिट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 और वेयर गुड्स और सर्विसेज और बोर्ड सप्लाई बाय हिम बिकम होली एग्जेम्प्टेड, ही शैल पे एन अमाउंट by way of debit in the electronic credit ledger and electronic cash ledger equivalent to the credit of input tax in respect of input held in stock, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, WIP हो, फिनिश गुड्स हो या फिर कैपिटल गुड्स हो। इनको रेड्यूस बाय सच परसेंटेज पॉइंट, जो रेड्यूस वाले थे उनके बारे में बात कहा गया है। तो सिंपल सा पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ये क्या है। क्या, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव अवेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। इनका उल्टा है कि कोई पर्सन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन था, ऑलरेडी क्रेडिट क्लेम कर चुका है सब कुछ के ऊपर, अब वो चाह रहा है कि हम क्या बन जाए, कंपोजिशन डीलर बन जाए। तो कंपोजिशन डीलर के बाद आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब हम रजिस्टर्ड पर्सन थे और हमने क्या किया, सारा का सारा ऑप्शन खरीदा और उनका आईटीसी क्लेम कर लिया और बाद में हमने अपने आप को शो कर दिया कि या तो हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं जी, या फिर हमने क्या डिसाइड किया, हम कंपोजिशन डीलर बन जाते हैं जी। तो इस केस में क्या होगा, वेदर गुड्स और सर्विसेज और बोर्ड सप्लाई बाय हिम बिकम होली एग्जेम्प्टेड, ही शैल पे एन अमाउंट बाय वे ऑफ डेबिट इलेक्ट्रॉनिक लेजर। मतलब हम यदि आईटीसी का क्रेडिट क्लेम कर चुके हैं एज ए रजिस्टर्ड पर्सन और बाद में हम डिसाइड करते हैं या तो हम कंजम्पशन में कंपोजिशन में चले जाएं या फिर हम क्या करें, होली एग्जेम्प्टेड में चले जाएं, तो जो क्रेडिट आपने अवेल किया है उनकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको उसको पे करना जरूरी हो जाएगा। ये बिल्कुल उल्टा केस है। पहले क्या था, पहले वाला केस था इस सेक्शन में, यहाँ फिर से एक बार समझ लो, समराइज कर लो, बहुत इजी है और दिक्कत नहीं होगा आपको। क्या इजी है उनको देखो। पहले हमने ये सेक्शन पढ़ा, वहाँ था कंपोजिशन डीलर से आप रजिस्टर्ड बन रहे हो, तो पहले आईटीसी मिलता था, नहीं मिलता था, अब मिलेगा। कब से मिलेगा, जो आपके पास स्टॉक है, WIP, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, कैपिटल गुड्स हैं, उन पे इमीडिएट 1 दिन पहले उसका आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन 18(4) में क्या कहता है कि आप पहले क्या थे, रजिस्टर्ड पर्सन, तो आपने सामान खरीदा होगा, अगले महीने में क्रेडिट ले लिया होगा, लेकिन स्टॉक अभी सेल नहीं हुआ है, आपके घर में रखा हुआ है और आप डिसाइड करते हो कि हम या तो कंपोजिशन डीलर बन जाएं या फिर हम होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तो कह रहा है जितना क्रेडिट आपने आईटीसी का ले लिए हैं पहले से,
वो आपको रिवर्स में shall pay the amount by way of debit in electronic credit ledger or electronic cash ledger equivalent to the credit of input tax in respect of input tax held in stock, raw material, WIP, finished good और capital goods। इस तरह का केस बोला गया है कि आपको जितना आपने क्रेडिट अवेल कर लिया है वो दोबारा आपको पे करने की जरूरत है। अब दो सबसेक्शन और है। सबसेक्शन 5 में क्या है, एक लाइन का है कि जो कैलकुलेशन दिया हुआ है कि अमाउंट कितना होगा क्रेडिट का, चाहे सबसेक्शन 1 के अंदर बात हो या 4 के अंदर बात हो, वो कह रहा है प्रेस्क्राइब माइंडेड में हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे। और 6 क्या कह रहा है, जो सबसेक्शन ये 18.5 है और 18.6 से ये 18.5 जो है वो वैल्यू की बात किया कहा है कि कैसे आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे। 18.6 सबसे लास्ट सेक्शन है और गवर्नमेंट अपने पास राइट रखने का ट्राई करता है। तो क्या लाइन है उनको देख लीजिए। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी on which input tax credit has taken already taken ले चुके हैं, the registered person shall pay an equal amount input tax credit on the said capital goods or plant reduced by such percentage as may be prescribed। और टैक्स ट्रांजेक्शन जो पहले बात किया गया था कैपिटल गुड्स के बारे में, उसी के बारे में बताया गया कि उनका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो 4 में दिया है, सेक्शन 5 में दिया है कि जो हमारा अमाउंट है दोनों में, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो, और 6 में दिया है जो हमारा कैपिटल गुड्स है या प्लांट मशीनरी का वैल्यू रिड्यूस होगा उनको हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, वो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वैल्यू डिटरमाइंड होगा। जो दोनों में हायर होगा उस वैल्यू को कंसीडर कर लिया जाएगा, विच एवर इज हायर। यहाँ एक और दे दिया है कि रिफैक्टरी ब्रिक्स मॉडल्स डाइज फिक्सचर्स आर सप्लाई एज स्क्रैप्ड द टैक्सेबल पर्सन मेड टैक्स पे टैक्स ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ द सर्च गुजर। जितना ये जो दिया हुआ है 4-5 आइटम, इनका वैल्यूएशन में देख लिया जाएगा कि सेक्शन 15 में कितना वैल्यू निकलता है और उस वैल्यू पे ही टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट किया जाएगा और उसे पे किया जाएगा। तो सेक्शन 18 सबसेक्शन 5 और 6 किसके बारे में बात करता है, बस वैल्यू निकालने के बारे में या अमाउंट ऑफ क्रेडिट कैसे कैलकुलेट होगा उनके बारे में बात करता है। तो ये हमारा सेक्शन 18 है जहां टोटल सबसेक्शन 6 तक है। 18 1 A B C एंड D। ए कहता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के बारे में, बी कहता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के बारे में, ऐसे ही सी है और ऐसे ही डी है। सी और डी क्या कहता है एक बार ऊपर देख लीजिए आप। ये कह रहा है कंपोजिशन स्कीम था टैक्सेबल हो गया, एग्जेम्प्टेड था और टैक्सेबल हो गया। तो एक कंपोजिशन की बात कहता है कि पहले कंपोजिशन स्कीम के अंदर था टैक्सेबल हो गया, दूसरा एग्जेम्प्टेड था टैक्सेबल हो गया। इसके बाद 18(2) टाइम लिमिट के बारे में कहता है कि 1 ईयर तक होगा और 18(3) 18(4) ये दो हैं। 18(5) और 18(6) तो डायरेक्ट वैल्यू चाहे कैपिटल गुड्स का वैल्यू की बात कहा गया हो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग होगा, और एक अमाउंट ऑफ क्रेडिट की बात कहा गया हो जो भी प्रेस्क्राइब मैनर में फॉर्मेट होगा उनके अकॉर्डिंग। 4 में क्या कहता है, ये कंपोजिशन डीलर था पहले, मतलब पहले टैक्सेबल था बाद में कंपोजिशन डीलर हो गया, ये इसका अपोजिट है इनका। तो उस केस में आपको पे करना पड़ेगा। और सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि यदि आप किसी बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं तो आईटीसी भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे थे सेक्शन 18 किसका, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आइए हम लोग बात करते हैं सेक्शन 19 का। सेक्शन 19
इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर का ही पार्ट है और ये स्पेशली बात करता है जॉब वर्क से रिलेटेड, कि जॉब वर्क का क्या क्या केसेस हैं उनसे रिलेटेड ये बात करता है। तो होता क्या है कि मेरा बिजनेस यहाँ है, एक प्लेस है दिल्ली में, और गाजियाबाद में मैं किसी दूसरे के यहाँ जॉब वर्क करवाता हूँ और सप्लायर यहाँ है, सप्लायर है फरीदाबाद में। तो मैं इनसे खरीदा और सामान को ये बंदा जब जॉब वर्क करके फिनिश गुड्स मेरे पास आएगा फिर मैं सेल करूँगा। तो सामान को ये बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली फरीदाबाद से खरीद के दिल्ली नहीं लाके मैं डायरेक्टली भेज सकता हूँ जॉब वर्क के लिए। तो ये जो सामान भेज रहा हूँ चाहे वो इनपुट है और चाहे वो कैपिटल गुड्स है, तो क्या मैं इसका क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ? क्योंकि आपके पास गुड्स रिसीव नहीं हुआ। गुड्स कहाँ रिसीव हो रहा है? जॉब वर्क के पास। आप डायरेक्टली बोल रहे हो गाजियाबाद भेज दो, इसमें काम करवाना है, और जब काम हो जाएगा उसके बाद फिनिश होगा फिर हम सेल करेंगे मार्केट में। तो क्वेश्चन ये है कि क्या जॉब वर्क के पास डायरेक्टली सप्लायर ने भेज दिया, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, तो क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि हमारा परचेज हुआ है फरीदाबाद से उसके ऊपर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आंसर सिंपल है कि यदि इनपुट है और जॉब वर्क जहां भेजे हो, एट ए टाइम आप क्या करोगे? क्रेडिट ले लोगे, लेकिन क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है इनपुट कंडीशन में 1 ईयर का, कि 1 साल के अंदर अंदर क्या होना चाहिए? जॉब वर्क के पास से आपका सामान वापस आना चाहिए। और कोई कैपिटल गुड्स है तो उनके लिए बोल दिया 3 साल, कि यदि जॉब वर्क के लिए भेजा गया है तो 3 साल के अंदर अंदर वो सामान वापस आना चाहिए आपके पास। यदि नहीं आता है तो जो आप स्टार्टिंग में आईटीसी क्लेम कर चुके होंगे वो रिवर्स हो जाएगा, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो अगले मंथ का, जब 3 साल हो जाएंगे, अगले मंथ के आपके आउटपुट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 1 साल और 3 साल का। यदि इनपुट होगा तो 1 साल और जॉब वर्क होगा, कैपिटल गुड्स होगा तो 3 साल। लेकिन जॉब वर्क को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 143 ऑफ CGST एक्ट है, इसके अंदर जॉब वर्क को डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 19 में और कुछ नहीं है, बस यही है। हम सब सेक्शन वाइज एक बार पढ़ लेते हैं कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है, उनको देखते हैं। ये सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 है। करे द प्रिंसिपल शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन में बी प्रेस्क्राइब्ड। जैसा कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन दिया गया है उसको देखते हुए आईटीसी अलाउड है कि हम जॉब वर्क के लिए कोई सामान भेजते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? हमने आपको दोनों बोला, एक बोला इनपुट के लिए और एक बोला कैपिटल गुड्स के लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग जगह कैपिटल गुड्स के लिए दिया गया है, अलग अलग दिया गया है। पहले 2 पढ़ते हैं। 2 में क्या है कि इन्होंने दे दिया कि सबसेक्शन 2 क्लॉज बी सेक्शन 16, जहां गुड्स रिसीव होने की बात कही गई है, कि सेक्शन 16 में जो सबसेक्शन 2 है वहां क्लॉज ए है, बी है, सी है और डी है। ये 4 सबसेक्शंस हैं। यहाँ क्या क्या बोला गया है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स रिसीव होना चाहिए एंड टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए और रिटर्न फाइल होना चाहिए। ये 4 कंडीशन है। तो सबसेक्शन बी क्या है? गुड्स रिसीव होना चाहिए। तो मैं दिल्ली में हूँ, खरीद रहा हूँ फरीदाबाद से और जॉब वर्क के लिए भेजा गया है कहाँ? गाजियाबाद। तो मेरे पास दिल्ली नहीं आके डायरेक्टली सामान फरीदाबाद से गाजियाबाद चला गया, जॉब वर्क के लिए चला गया, तो उनको इस सबसेक्शन के अकॉर्डिंग मान लिया जाएगा कि रिसीव हो चुका है और आप क्रेडिट ले सकते हो। ये किसके बारे में बोला गया है?
ये इनपुट के बारे में बोला गया है कि ऑन इनपुट, डायरेक्टली लिखा हुआ है इनपुट। 3 देखते हैं, 3 क्या कहता है कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 कहता है कि जो इनपुट्स हैं, वेयर इनपुट्स जो सेंड किया गया है, उसमें बस आपको ध्यान देना है कि हम क्रेडिट तो क्लेम कर लेंगे, लेकिन पीरियड दिया गया है 1 ईयर का, कि यदि 1 साल के अंदर में रिटर्न हो गया तब तो ठीक है, नहीं होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड कर लेंगे। आप जो क्रेडिट क्लेम कर रखे हैं वो आपका रिवर्स कर दिया जाएगा, और जॉब वर्क को सेक्शन 143 में डिफाइन किया गया। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 क्या है, अभी हम इनपुट के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स से रिलेटेड। और 16(5) क्या कहता है, 4 तो चलो कैपिटल गुड्स है, 5 क्या कहता है, 16(5) वही कहता है जो रिसीव माना जाएगा सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, किसका, और अलाउ होगा, हम क्रेडिट ले सकते हैं हम कैपिटल गुड्स के ऊपर में। और 16 सबसेक्शन, सॉरी ये सेक्शन 16 नहीं है, मैं गलत यहाँ लिख रहा हूँ, ये बार बार आप देखेंगे तो ये सेक्शन 19 की बात कहा गया है जहाँ जॉब वर्क से रिलेटेड है। ये जो सेक्शन सबसेक्शन 1, 2, 3 देख रहे हैं आप, ये 19(1) है, 19(2) है, ये 19(3) है, ये 19(3) है, ये 19(4) है, 19(5) है, ये 19(5) है, 19(5), 19(6) है ये। तो 19(6) में कैपिटल गुड्स के लिए बोला गया है और 3 साल का टाइम दिया गया है। तो एक में 1 साल का है, दूसरे में 3 साल का है। और लास्ट पॉइंट है 7, 19(7) में है कि आपको सबसेक्शन 3, 6 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 शैल अप्लाई, जो हमारा टाइम पीरियड है 1 ईयर, 1 ईयर एंड 3 ईयर, ये जो टाइम पीरियड दिया गया है चाहे इनपुट का चाहे कैपिटल गुड्स का, वो सबसेक्शन 3 में दिया है, सबसेक्शन 6 में दिया है। सबसेक्शन 3 में 1 ईयर, सबसेक्शन 3 में 6 ईयर। शैल आल्सो अप्लाई टू मॉर्स डाइजिंग फिक्सचर एंड टूल्स, इनके ऊपर भी ये अलाउ होगा यदि जॉब वर्क के लिए गया है तो। और एक्सप्लेनेशन में दिया है, फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन प्रिंसिपल मीन्स द पर्सन रेफर टू सेक्शन 143 जॉब वर्क का है। तो बस हमें इस सेक्शन में यही देखना है। क्या देखना है देख लो, सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। सब सेक्शन 1 में है कि यदि जॉब वर्क है तो क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। ये इनपुट के लिए है कि रिसीव मान लिया जाएगा, ये भी इनपुट के लिए है। इनके अंदर बोला गया, यहाँ बोला गया 1 ईयर की बात, यहाँ बोला गया है कि इनको रिसीव मान लिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ बोला गया है 3 ईयर की बात, यहाँ बोला गया है कैपिटल गुड्स के बारे में, और यहाँ बोला गया है कि रिसीव मान लिया जाएगा। तो ये कंडीशन है। मैं बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि यदि इनपुट होगा तो 1 ईयर के अंदर, और कैपिटल गुड्स होगा तो 3 ईयर के अंदर सामान जो है वो वापस हो जाना चाहिए। हम जॉब वर्क तब जो क्रेडिट क्लेम कर चुके हैं, जनरली क्या करता है लोग, जब भी सेल करता है या कुछ परचेज करके लाएं तो परचेज लाएं, इनवॉइस आ गया, उनको हम पेमेंट कर दिए, वो ऑलरेडी आपके क्रेडिट लेजर में शो हो रहा होगा, तो हम क्रेडिट फटाफट क्लेम कर लेते हैं।
लेकिन उसमें जॉब वर्क होना है, 6 महीने लगेगा, उसमें इनपुट है। तो क्या हम क्रेडिट अभी क्लेम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम 1 साल से ज़्यादा लग गया तो और इनपुट है, तो जो क्रेडिट आपने क्लेम पहले किया था उसको लायबिलिटी बना के गवर्नमेंट को टैक्स वापस करना पड़ेगा जितना आपने क्लेम किया है। यही कैपिटल गुड्स होगा तो जो 1 साल है वो 3 साल के लिए टाइम लिमिट देखा गया, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। तो ये हम लोग देख रहे थे सेक्शन 19 जो कि स्पेशलाइज्ड है आईटीसी का, किसके लिए? जॉब वर्क के लिए, कि जॉब वर्क के केस में आईटीसी का क्या रिस्ट्रिक्शन है और क्या कंडीशन है, किस कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन में हम जॉब वर्क का काम देख सकते हैं, इनके ऊपर ये हमारा सेक्शन था। थैंक यू। सेक्शन 20 को हम लोग देख रहे हैं कि जो सेक्शन 20 है ये बात करते हैं आईएसडी के बारे में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। होता क्या है पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में देख लेंगे किस तरह से होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं 3 दिन का ट्रेनिंग दिया था निफ्ट को, जीएसटी का ट्रेनिंग हमने एनआईएफटी को दिया था, जिनका हेड ऑफिस दिल्ली में है। और यहाँ क्या था कि उन्होंने मुझे मान के चलो 20,000 रुपीज़ का पे किया, तो 20,000 प्लस जीएसटी 3600 हमने जीएसटी चार्ज किया था उनको, तो टोटल 23,600 का पेमेंट आया। लेकिन जो निफ्ट है, जो ट्रेनिंग 3 दिन का लिए थे, ये ट्रेनिंग 16 ब्रांच हैं ऑल ओवर इंडिया में, ब्रांचेस दिल्ली में भी है, हिमाचल में भी है, केरला में भी है, अलग अलग पटना में भी है, अलग अलग निफ्ट का ब्रांचेज हैं जहां अकाउंट डिपार्टमेंट ने 3 दिन तक ट्रेनिंग लिया। तो क्या इनको जो सर्विसेज दिया गया, तो हेड ऑफिस हमें बिल किया, हमने हेड ऑफिस का बिल किया। ये जो परचेज होगा मेरे सर्विसेज के लिए, किसके लिए? हेड ऑफिस के लिए। हेड ऑफिस का कोई आउटपुट सप्लाई नहीं है, उनके जो ब्रांचेज हैं वहाँ से इनकम जनरेट होते हैं। तो अपने आप को ये क्या करेंगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में रजिस्टर्ड करेंगे, और जो 3600 का इन्होंने टैक्स पेमेंट किया, जब उनका आउटवर्ड सप्लाई है ही नहीं, ब्रांच बिलिंग करता है, ब्रांच के पास सप्लाई है, तो इसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिफरेंट ब्रांच में। तो ये रूल्स है। फिर वो ब्रांच जो है इस अमाउंट का अपना क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि उनके पास आउटवर्ड सप्लाई है, और इनवर्ड्स में यदि ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ब्रांच के बीच में होगा। तो इसका कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और ये रिटर्न भी फाइल करेंगे, और रिटर्न में ही बताएंगे कि किस ब्रांच का कितना है। तो इंडिया में कहीं किसी भी एड्रेस से ले सकता है, जरूरी नहीं है हेड ऑफिस के एड्रेस पे ही होगा। तो हेड ऑफिस एक आईएसडी का रजिस्ट्रेशन कराता है, और जो भी क्रेडिट परचेज के ऊपर जो भी टैक्स उन्होंने पे किया है, तो उनका लैप्स नहीं हो जाए, उनका बेनिफिट मिलना चाहिए उनको, तो ये अपने ब्रांचेज को, अलग अलग ब्रांचेज को भेज देते हैं। मान लो कोई गुड्स खरीदता है 2 करोड़ का, और सामान भेज दिया हर ब्रांच को, तो टर्न ओवर के रेस में प्रोडेटा बेस पे ब्रांच को बांट दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखा जाता है कि इसके अंदर ऐसा नहीं हो जो कि लखनऊ का सेल ज़्यादा है कंपेयर टू पटना या कंपेयर टू भुवनेश्वर, तो सारा हम क्रेडिट, मैक्सिमम क्रेडिट लखनऊ को दे दिए। यदि लखनऊ को टर्नओवर 2 करोड़ में से 50 लाख गया है, तो 50 लाख के लिए जितना आईटीसी बनता है उतना ही हम दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। यदि कोई भी ब्रांच ज़्यादा आईटीसी क्लेम करता है, कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलने वाला, क्योंकि ये तो हेड ऑफिस का पैसा है, यदि 100 रुपये को बांटना है
25 लोगों में, तो आप तो जिसका 20 बनता है उसको 25 भी दे सकते हो, टोटल 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि 20 की जगह आपने उसको 25 दे दिया है ताकि वो बेनिफिट उठा के ले जाए, तो उस कंडीशन में वो रूल्स लगा सकता है। तो हेड ऑफिस पे नहीं लगाएगा, लायबिलिटी किसके ऊपर देगा, ब्रांच के ऊपर। तो आईएसडी में 2 सेक्शन है, एक 20 है और एक 21 है, और दोनों ही सेक्शन में इनपुट क्रेडिट जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए उनके बारे में बात किया गया है। तो सब जगह यही लाइन मिलेगा कि प्रो डेटा के बेस पे होना चाहिए, जो जितने सारे ब्रांचेज हैं उनका टर्नओवर को देखना चाहिए। हेड ऑफिस इंडिया में कहीं भी बिलिंग कर सकता है, कहीं भी रजिस्ट्रेशन आईएसडी का ले सकता है। तो इसी के बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ कंडीशन होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं। ये सेक्शन जो है 20 है, सबसेक्शन 1 है। सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 कहता है कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर shall distribute the credit of central tax as central tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or central tax by way of issue of document। आपको डॉक्यूमेंट इशू करना है कि आप किसको कैसे बांट रहे हो। The amount of input tax credit been डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो एक फॉर्मेट बनाया गया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बांट दिया जाएगा। ये सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 कहता है, और इजी है। सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। बस कुछ कंडीशन को देखते हुए आप इनका बंटवारा कर दो। क्या क्या कंडीशन दिया गया है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये 5 कंडीशन है कि क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिसिपेंट ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट। जो इशू करने की बात कहा गया है, तो एक डॉक्यूमेंट के बेस पे क्रेडिट का बंटवारा किया जाना चाहिए। सेकेंड कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड शैल नॉट एक्सीड। ऐसा नहीं आपने 3600 का टैक्स पे किया है और जो बांटने का टोटलिंग हो रहा है 5400 हो रहा है, 5000 हो रहा है, 4500 हो रहा है। ऐसा नहीं करना है, आपको इसी लिमिट को प्रोडेटा के बेस पे बांटना है। तो कह रहा है कि लिमिट बी पॉइंट कह रहा है कि आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए। सी पॉइंट में कह रहा है कि द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर टू ए रिसिपेंट ऑफ क्रेडिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू द रेसिपेंट। जो रिसीव कर रहा है केवल उसी को देना है। ऐसा नहीं करना है कि 5 ब्रांच हैं, 2 ब्रांच का कोई आपने भेजा ही नहीं, उनका टर्नओवर 0 है, आपसे कुछ लिया ही नहीं और आप उनको भी दे रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास 5 ब्रांच है और 3 ब्रांच एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, तो केवल 3 को बांटा जाना चाहिए। एक्चुअल रिसिपेंट जो होगा उसी के बीच में क्रेडिट का बंटवारा किया जाना चाहिए। और डी और ई जो पॉइंट है वो सेम लाइन है, बस ध्यान देना है। यहाँ कह रहा है कि जो सर्विस जो बांटा जाएगा वो मोर देन 1 रिसिपेंट होगा, और यहाँ कह रहा है जो होगा टू द ऑल रिसिपेंट होगा। और बस दोनों जगह आपको टर्नओवर एंड प्रोडेटा बेसिस पे ही बांटा जाएगा। उनको ध्यान रखना है जो हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। प्रोडेटा बेसिस ऑफ टर्नओवर, प्रोडेटा बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो आपको इसको ध्यान देना है कि किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ज़्यादा बेनिफिट लेके चले जाए। तो ये आपका जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, इनके बारे में सेक्शन 20 में बताया गया है। तो इस प्रोविज़न को हम देखेंगे। और आईएसडी होता क्या है उनके लिए एक अलग वीडियो बनेगा, जहां उनका आईएसडी रिटर्न जो होता है GSTR 6 उसके अंदर फाइल करना है, या क्या प्रोविज़न है उनसे रिलेटेड उनका हम वहां देखेंगे। क्या ड्यू डेट है, नहीं है, वो एनुअल रिटर्न फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है
जो आईटीसी का चैप्टर है उसके अंदर में बस आईएसडी वाले का जो एरिया है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि क्या लिमिट है, क्या कंडीशन है, किस मैनर में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए एक क्रेडिट का, किसके द्वारा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा, आईएसडी द्वारा, उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश कर रहे थे। सेक्शन 21 को देखते हैं। ये सेक्शन 21 भी आपके आईएसडी टॉपिक से है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे हेड ऑफिस ने आईएसडी लिया, आईएसडी का रजिस्ट्रेशन हेड ऑफिस ने लिया, इसके टोटल 10,000 टैक्स बनते थे, जीएसटी बनते थे, जो कि परचेज पे दिया हुआ था। अब इनके 3 ब्रांच, एक कंडीशन 1 में हम देखते हैं, इनके 3 ब्रांच हैं ए बी सी। इन्होंने 15,000 का पेमेंट कर दिया, इनको दे दिया 6,000, इनको दे दिया 5,000 और इनको दे दिया 4,000। टैक्स पे किया कितना, 10,000, और क्लेम कितना किया, 15,000। तो ये सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग गलत कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। तो यदि एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ओरिजिनल था कितना, ओरिजिनल इनका 4,000 था, इनका 3,000 था और इनका 3,000 था, ये ओरिजिनल था, 10 जाना चाहिए था एक्चुअली। तो इनको 3,000 ज़्यादा पेमेंट किए हैं, तो जो ब्रांच ए हैं उनको 3,000 अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, उसकी लायबिलिटी ए की होगी। ऐसे ही बी में आप देखेंगे तो बी का 3,000 बनता, 3,000 बनता था, लेकिन उसको क्रेडिट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 5,000। तो 2,000 जो दिया है वो बी को देना पड़ेगा वापस, और इनका 4,4 था तो इनकी कुछ लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो एक कंडीशन में वापस करने हैं एक्सेस अमाउंट, ए को करना है कितना, 3,000 का, 3,000 का, और बी को कितना करना है, 2,000 का, टोटल 5,000 वापस करना है। हेड ऑफिस 10,000 कर सकता था, 10,000 नहीं दिए। तो हमें ये देखना है कि जिसको जितना मिलना चाहिए 334 उतना ही बंटवारा होना चाहिए। कभी हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, केस नंबर 2, कि इनको 6 दे दिया, इनको 0 दे दिया, इनको 4 दे दिया। तो इस कंडीशन में इनको मिलना चाहिए, प्रो डेटाबेस कर रहा है इनको 3,000 मिलना चाहिए, लेकिन इनको 6 दे दिया। तो केस 2 में भी ए को वापस करना पड़ेगा 3,000। ए की लायबिलिटी बनती है कि वो वापस करेगा। हाँ, बाद में वो क्लेम करके क्या करेगा, हेड ऑफिस दोबारा से बी को डाल देगा, तो बी वाले इनको क्लेम कर सकते हैं। तो जिस ब्रांच का जितना पोर्शन होना चाहिए उतना ही क्लेम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं क्लेम होना चाहिए। तो आइए सेक्शन में हम देखते हैं क्या लिखा है कि मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस। वही चीज़ है कि आपको 21 सेक्शन के अकॉर्डिंग आपसे रिकवरी कर लिया जाएगा यदि आपने जितना बनता था उससे ज़्यादा कर लिए हैं। तो सेक्शन में क्या लिखा है कि वेयर द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो आईएसडी वाले हैं, जो है एचओ हैं, इन्होंने यदि एचओ ने डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविज़न, सेक्शन 20 में बांटने की बात था और 21 में रिकवरी की बात है कि जितना 10,000 आपको बांटना था, तो यदि आप 12,000 बांट रहे हो तो 2,000 रुपये जो है उसका रिकवरी किया जाएगा, और उससे किया जाएगा जो इसका बेनिफिट ले रहा है। और बेनिफिट कौन लेगा, एचओ नहीं लेगा, एचओ का काम है बांटना, 10,000 बांटना। 2 लोग हैं ए एंड बी, दोनों को देना था 5,000, लेकिन आपने इनको 5 दिया, इनको 7 दे दिया, तो बेनिफिट किसको मिला, बी को। तो बी से लायबिलिटी क्रिएट किया जाएगा रिसिपेंट का, जिनको बांटा गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि 1 or more recipient of credit, the excess credit so distributed shall be recovered from the such recipient along with interest। मतलब जब पता चलेगा
केवल 2000 नहीं होगा, 2000 प्लस इंटरेस्ट भी उनसे लिया जाएगा। किससे? बी से। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 21 में, कि आईएसटी वाले को जो बांटना चाहिए उससे यदि ज़्यादा बांट देते हैं तो जो एक्सेस अमाउंट है उसकी रिकवरी तो होगी ही होगी, प्लस इंटरेस्ट के साथ होगी। तो हम इन दोनों कंटेंट को एक साथ रखते हैं, सेक्शन 20 को और सेक्शन 21 को, कि दोनों ही सेक्शन इनपुट टैक्स क्रेडिट आईएसटी के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रोविज़न क्या है और किस कंडीशन में हम उसका रिकवरी कर सकते हैं। ये सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन है, सेक्शन 21।